झामुमो के केंद्रीय महाधिवेशन में पार्टी के विस्तार पर हुई चर्चा। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के मॉडल का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच गए हैं और किस तरह से ये जो प्रोटोटाइप है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक्सप्रेसवे बनेगा। और वो सारी चीजें देखिए, पीएम गति शक्ति, आपको याद होगा किस तरह से तमाम गंगा एक्सप्रेसवे का वॉक थ्रू का निरीक्षण करते हुए ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 12 जनपदों से होकर यह गुजरेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, उसमें सेतु का कार्य करेगा। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय वॉक थ्रू पर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए ये प्रयाग पर समाप्त होगा। शिलान्यास के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 600 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ से भी अधिक खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा एवं अनेक रोजगार और हजारों नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा,
अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है। उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लगभग 400 छात्रों के बीच प्रमाण पत्र सौंपे। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा पूरा कर चुके तकनीकी छात्रों से देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की। and has been conducting skill development programs for the rural with focus on women. Hence, national education policy 2020 is being implemented after a gap of 30 years. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि एनआईटी जमशेदपुर बेहतर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने छात्रों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों का भारत निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और जो चीजें हो गई है उसमें और नई चीजें क्या हो सकती है। एक नई खोज किसी के भी मन के लिए, ज्ञान के लिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है। लेकिन जितनी चीजें हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो एड ऑन करने के लिए इनोवेशन की जरूरत है। हमारे देश में इसकी आज भी प्रतीक्षा है कि हम इस क्षेत्र में कैसे काम कर सकते। गोल्ड मेडल प्राप्त छात्र बिट्टू कुमार अपनी कामयाबी से बेहद प्रसन्न नजर आए। उन्होंने इसका श्रेय संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता को दिया। इस अवसर पर काफ़ी खुशी है कि मुझे ओवरऑल टॉपर होने पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए अपने भगवान का शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता और अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस उपलब्धि में पहुँचने में सहायता प्रदान दी। दीक्षांत समारोह में कुल 904 छात्रों को प्रमाण पत्र मिलना था, लेकिन कोविड गाइडलाइन के तहत मात्र 400 छात्रों को ही इसमें आमंत्रित किया गया था, जिसमें 16 पीएचडी के छात्र शामिल रहे। सरायकेला से अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन राजधानी रांची में आयोजित की गई है। महाधिवेशन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित बिहार, बंगाल और ओडिशा से आए पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
मोर्चा के सांगठनिक कार्यक्रम, सांगठनिक विस्तार और पार्टी को और ऊंचाइयों तक ले जाने का हम लोगों का यहां संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने आरोप लगाया है कि झारखंड में वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के नाम पर टाल मटोल कर रही है। श्री आनंद आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि ओबीसी समाज के लोगों को अब तक कितनी नौकरियां मिली। लाखों लोगों को नौकरी देने की बात कही, लेकिन अभी तक 5000 लोगों को भी नौकरी नहीं दी गई। झारखंड की सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि झारखंड के ओबीसी समाज के लोगों को कितनी नौकरियां हेमंत सोरेन की सरकार ने दी। डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में कायम रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों को उचित भागीदारी मिली है। समाज के सभी वर्गों को भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी समाज को 27 मंत्री का प्रतिनिधित्व देना, एससी समाज के 12 मंत्रियों को, एसटी समाज के 8 मंत्रियों को आज केंद्र में प्रतिनिधित्व देना, ये नरेंद्र मोदी जी की बदौलत हुआ। नीट में जो आरक्षण मिला है, ये नीट में आरक्षण बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेपीएससी अभ्यर्थियों को धरना स्थल से जबरन उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। श्री प्रकाश ने आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से मोराबादी मैदान में जेपीएससी आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने 144 लगाकर उन्हें हटा दिया है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। तमाम इन सारे विषयों को रखने का काम किया था। हमारे विधायकों पर, भानु जी पर लाठी बर्बरता के साथ चलाने का काम किया, कई पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। ये लोकतंत्र में इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बीजेपी आंदोलन को प्रश्रय दे रही है। कल शाम को वो आए थे यहाँ पर। देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं जानते। ये बात सच है कि 57 बच्चों का उन्होंने स्वयं स्वीकार किया गड़बड़ी है। नियमावली को शिथिल करने का अधिकार जेपीसी को नहीं है। जेपीएससी की जो नियमावली बनी है सेक्शन 30, उसमें उल्लेख है कि जो भी बच्चा पीटी का एग्जामिनेशन देगा उसका आंसर बुक OMR डाउनलोड होगा। आज देर क्यों कर रही है? देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,145 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,706 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 8,706 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.38% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 84,565 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.62% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.57% है। इधर झारखंड में भी कोविड के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11 नए संक्रमितों की पहचान रांची से हुई है, जबकि इस दौरान 7 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 70 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,36,66,66,00,000 को पार कर गया है। कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 144 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। अभी भी 17.21 करोड़ से ज्यादा टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपयोग में लाई जाने बाकी हैं।
राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। रांची स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले एक सप्ताह में तेजी से तापमान नीचे गिरेगा। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में सामान्य से 4.5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के आदित्यपुर में श्रीनाथ विश्वविद्यालय में हिंदी महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शामिल होकर राष्ट्रभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाषा के साथ अपनी संस्कृति को जानने की जरूरत है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर बहरागोड़ा अथवा घाटशिला क्षेत्र में केंद्र सरकार की सहायता से एक उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था से युक्त अस्पताल के निर्माण की मांग की। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गोड्डा में पंचायत स्तरीय शिविरों में स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी और जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी दी गई और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एनसीबी और पुलिस की टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 3 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। दोनों गांजा तस्कर पिकअप वैन से गांजा की तस्करी कर रहे थे। गलत शपथ पत्र के माध्यम से राजधानी रांची के 39 वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पदमुक्त करने का आदेश नगर विकास विभाग के सचिव ने जारी किया है। सदर हॉस्पिटल लातेहार के एमसीएच भवन में आज प्रसूता महिला के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की कई महिलाओं ने अपना जांच कराया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को पत्र लिखकर राज्य में सालों पुराने भवनों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार द्वारा बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम लाने की मांग की है। केंद्रीय कारा गिरिडीह में डीसी और एसपी की अगुवाई में छापामारी की गई, जिसमें एक मोबाइल के साथ साथ खैनी की पुड़िया बरामद की गई है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आगामी 20 और 21 दिसंबर को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का 45वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में देश भर के कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्यिकी विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा लेंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के स्तर और उनके सामाजिक प्रभाव के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए 20 और 21 दिसंबर को अधिवेशन होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के दौरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग समेत किसानों को प्रसार सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ बनाने जैसे बिंदुओं पर चर्चा होगी। हम लोग 20 और 21 तारीख को जो इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, जिसमें कि करीब 70 से ज्यादा सदस्य हैं इस समय, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग आ रहे हैं और हम लोग जो देश की ज्वलंत चीजें उसको, जैसे जो हमारा जो मेन टॉपिक है, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड, सस्टेनेबिलिटी एंड सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो रहा है और कैसे उसको हम लोग उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें। कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि राज्यपाल रमेश बैस 20 दिसंबर को अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। अधिवेशन में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के कुलपति डॉक्टर R.K. मित्तल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.C. श्रीवास्तव समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा लेंगे। हमारे जो एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर R.C. श्रीवास्तव अग्रवाल,
वो भी आ रहे हैं, क्योंकि हमको जो परिषद से वित्तीय मदद मिलती है उसमें काफ़ी मदद हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप है, और हमको शिक्षा का स्तर सुधारने में कुछ जो चीज़ें हैं वो तमाम तरह की चीज़ें जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मिलती है, मदद मिलती है। तो मोस्टली उसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन, जिसके कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर RC अग्रवाल हैं, उनके थ्रू मिलता है। हम लोग कुछ यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल बेस्ड फार्मिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का, एक मेडिसिनल जो हमारी गार्डन है, इस सब का हम उनसे इनाग्रेशन भी कराएंगे। गौरतलब है कि भारतीय कृषि शिक्षा पद्धति का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इसके तहत देश भर में राज्य कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 63 है, जबकि 4 मान्य विश्वविद्यालय, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कृषि संकाय शामिल है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो दुमका की ओर से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह एवं विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्रों द्वारा जागरूकता रैली, स्वच्छता अभियान और फुटबॉल मैच के साथ साथ रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव, विजय दिवस एवं कोरोना के नए वेरिएंट पर जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन प्रशंसनीय कार्य है। भारत दर्शन के तहत ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। यह ट्रेन आज सुबह 8 बजे धनबाद के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से रवाना हुई। करीब 650 तीर्थ यात्री इस ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। धनबाद से करीब 150 यात्री इस ट्रेन में सवार हुए। जिले के विधायक राज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को धनबाद स्टेशन से रवाना किया। भारत दर्शन के तहत चलाई जा रही ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन में यात्रा के दौरान पर्यटक और श्रद्धालु महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, शिरडी के साईं बाबा, शनि सिंगनापुर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देख सकेंगे। ट्रेन को धनबाद स्टेशन से रवाना करने से पहले विधायक राज सिन्हा ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री द्वारा उठाया गया एक अच्छा पहल बताया। बहुत ही खुशी का दिन है और भारत दर्शन के तहत आज यहाँ से ट्रेन खुली जो 7 ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारका धाम और नासिक, शनि सिंगनापुरम, शिरडी साईं सब घूमते हुए लोगों को दर्शन कराते हुए उनके रहने खाने, उनके बस, वहाँ पे धर्मशाला या होटल में रहने की व्यवस्था। और ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन की यह यात्रा 12 रात और 13 दिनों में पूरी होगी। इस यात्रा में लोगों के खाने पीने, ठहरने और बस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इस ट्रेन की तरह ही IRCTC को काशी धाम की यात्रा के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, जिससे लोग भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी नई काशी धाम का दर्शन कर सके। नहीं जा पाएंगे, बुजुर्ग हैं, जिनको इच्छा है अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का, धाम के दर्शन करने का, तो उन लोगों की सुविधा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत दर्शन योजना जो चलाई है, यह आम नागरिक के भावनाओं को छूने वाली योजना है और उनके दिल की इच्छा को पूरा करने वाली, जो बुजुर्ग होते हैं सबकी इच्छा होती है कि हम दर्शन करें। रेल मंत्रालय इस वर्ष तीर्थ यात्रियों के लिए कई विशेष ट्रेन चला रहा है। इससे पूर्व वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जा चुकी है। धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट। सखी मंडलों द्वारा संचालित किए जा रहे सतत व्यापार के क्रियान्वयन के लिए खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड की सखी मंडल को विजय लक्ष्मी दास फ्रेंड्स ऑफ वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सखी मंडल की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। जमशेदपुर स्थित रेड क्रॉस भवन साक्षी में आज से 2 दिवसीय आधार एनरोलमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में आज बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और नया आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण तथा पुराने आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए आवेदन दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी की जरूरत। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर स्थित एनआईटी के 11वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। आत्मनिर्भर भारत अभियान में छात्रों से योगदान देने की अपील। झामुमो के केंद्रीय महाधिवेशन में पार्टी के विस्तार पर हुई चर्चा। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने की संभावना। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। उन्नति की ओर बढ़ जाने का ये समय है। जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का ये समय है। देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का ये समय है। राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। एक मजबूत निर्माण के लिए चाहिए एक मजबूत बुनियाद। राष्ट्र निर्माण की मजबूत बुनियाद है आपका आयकर भुगतान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके आयकर से देश के विकास को मिलती है गति और खड़ा होता है नया फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए जरूरी है कि आप समय से आयकर भुगतान करें, जिससे आपको भी बहुत से लाभ मिलते हैं। ध्यान रहे, वह सभी व्यक्ति और संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हें अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक दाखिल करना अनिवार्य है। नए शुरू किए गए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय न गंवाएं, आज ही अपने रिटर्न दाखिल करें। अधिक जानकारी और ITR फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax